हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे नंबर्स एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों सभी तो पहले मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप सभी बधाई के पात्र हैं। जैसा कि मैंने खूब अच्छे से आपको आरएस के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, पटवार एलडीसी के लिए कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस पहले बने हैं और कैसे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती हैं, इन तीनों बातों को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए हमने बातें की थी। ठीक है। और दोस्तों कई सारे प्रश्न तो दोस्तों जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं जूनियर अकाउंटेंट महा मैराथन सिलेबस को लेकर के दोस्तों, ठीक है, उसमें से एज इट इज मिले हैं। कई बच्चे बहुत हल्के में ले रहे थे साइंस को, ठीक है, और ये वही साइंस है जिनको हवा भी नहीं लगी होगी। ठीक है, तो देखिएगा हम जो क्वेश्चंस हैं इनकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हालांकि ज़्यादा तो आप इसमें कुछ भी नहीं मांगेंगे कि सर आप हमें इनको फुल डिटेल में करवाओ, ठीक है, लेकिन फुल डिटेल में दोस्तों नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा आंसर ही लगाऊंगा। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, सरल भी है, बढ़िया भी है ना, मतलब ठीक है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन का प्रारूप देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प दे रखा है इंदिरा महिला। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है। दोस्तों ये आपका करंट से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा साइंस पार्ट भी यहां पर आ जाता है, थोड़ा सा कौन सा साइंस पार्ट भी यहां पर आ जाता है। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, जी सर ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर दे रखा है मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना, जी नहीं। बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार, जी नहीं। मासिक धर्म जो स्वास्थ्य होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो प्रत्येक मंथ दोस्तों 28 से 30 दिन का एक ये साइकिल होता है, जिसमें दोस्तों ये सारी बातें बताई जाती हैं कि मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस एक महामारी से बचा जाए। ठीक है, जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको भी इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर 2 जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं नंबर 2 को बिल्कुल सही आंसर के रूप में। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और सीधी सीधी अगर मैं आपसे बात करूं तो इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य, कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। और जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है उसमें दोस्तों मैंने आपको यूं का यूं ये पढ़ा रखा है। ठीक है, देखिएगा कहां पर पढ़ाया था, ओपीएम में पढ़ाया था। कहां पर पढ़ाया दोस्तों, ओपीएम में पढ़ाया था। ओपीएम यानी आप अफीम, है ना, अफीम के बारे में दोस्तों मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता रखी हैं कि सबसे अच्छी किस्म की जो अफीम होती है यह है हमारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारत में तो एक राष्ट्र है दोस्तों, ये राष्ट्र कौन सा है, एमपी। एमपी यानी राज्य, ठीक है ना, ये जो राज्य है एमपी, इसमें एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर। वैसे राजस्थान में तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ है, लेकिन अपन बात करें भारत में एक राज्य है, ठीक है, और ये राज्य है एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर जिले से प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक, यानी स्वापक को कहते हैं दोस्तों पीड़ाहारी नारकोटिक एनेल्जेसिक औषधि है। मतलब दोस्तों ये कहना क्या चाह रहा है कि जब आपको बहुत ज्यादा पेन हो तो उस पेन में कौन से एल्केलॉइड्स को उस टैबलेट में डाला जाता है ताकि अपने को उस पेन से आराम मिलता है। तो दोस्तों एस्पिरिन दे रखा है, फेनेमीन दे रखा है, पैरासीटामोल दे रखा है और मॉर्फिन दे रखा है। तो बिल्कुल जो भाई आपका करेक्ट आंसर है वो मॉर्फिन है। ठीक है, ये क्या करते हैं दोस्तों, दर्द वाले भाग को बिल्कुल निश्चित तक कर देते हैं, ठीक है, उसको बेहोश कर देते हैं ताकि व्यक्ति को दर्द में आराम मिलता है। साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इतने ये भयंकर दर्द को अगर मिटा सकता है और कोई व्यक्ति इसका बार बार उपयोग करता है, यूज करता है, तो निश्चित मान के चलना कि दोस्तों उसके जो इंटरनल ऑर्गन है वो खराब हो सकते हैं, साथ में दोस्तों वो मानसिक पीड़ा से भी प्रभावित
हो सकता है। ठीक है, विशेष रूप से याद रखेंगे मॉर्फिन, कोडीन वगैरह जो होते हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्वापक के अंतर्गत आते हैं, पीड़ाहारी के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैंने दोस्तों ये पढ़ाया है तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैंने जैसा ही बोर्ड पे लिखा था सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन यहाँ पर आपके RS प्री एग्जाम में पूछा गया है, जो कि एक बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम माना जाता है। बहुत अच्छे लेवल के बच्चे तैयारी करते हैं इसके लिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसको एक सामान्य क्वेश्चन का भी दर्जा आप दे सकते हैं। जो बच्चे मेरे से जूनियर अकाउंटेंट में पढ़ रहे थे उनके लिए तो दोस्तों ये क्वेश्चन ना के बराबर था। ठीक है, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसके बाद में साहब एक क्वेश्चन और आ गया, देखिएगा ये क्वेश्चन है मायोपिया। मतलब मैं आपको चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि मायोपिया, अरे भाई क्या मायोपिया को जानते हो क्या? जी सर जानते हैं। कौन सा रोग है? ये निकट दृष्टि दोष है। और जस्ट इसके बाद में मैंने पढ़ाया था आपको हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष। कई बच्चों को मैंने क्लास में ऑफलाइन बैचेज में भी चिल्ला चिल्ला करके कहा था और आपके सामने बोर्ड पे भी मैं दोस्तों चिल्ला चिल्ला करके यूट्यूब पर जब मैं लाइव था तो कह रहा था, अरे भाई आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को बहुत अच्छे से याद रखना है। कई बच्चे तो क्या करते हैं, मायोपिया और मेट्रोपिया की परिभाषा ही गलत पढ़ लेते हैं, जिसके अनुसार वो क्वेश्चन का जवाब जो है वो गलत देते हैं। जैसे कि मायोपिया में मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि निकट की वस्तु जो है वो साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु से साफ दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि। बच्चे क्या करते हैं, निकट दृष्टि यानी जो पास की है वो नहीं दिखेगी, ऐसा नहीं है। जैसा है वैसा ही बोलो, निकट की वस्तु साफ, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि में दूर की वस्तु साफ लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और सर मैंने आपको मायोपिया में पढ़ाया था कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का यूज जो है ना हम किस में करते हैं, मायोपिया में। और ठीक उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया को पूछा गया है, जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये भी एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 30 नंबर का है, इसका पहला ही जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या चाहिए, ये भी बिल्कुल मैंने आपका एक फिजिक्स का टॉपिक लिया था जिसमें मैंने आपको ऑप्टिक्स पढ़ाई है। जो बच्चे मेरा कोर्स खरीद रखा है इस नंबर्स एकेडमी पर साइंस स्पेशल, उनको तो मैंने ऑप्टिक्स टॉपिक में दोस्तों ये क्या क्या प्रकाश, दर्पण और लेंस और साथ में आपको दृष्टि दोष, ये 4 दृष्टि दोष कौन कौन से, नंबर 1 मायोपिया, नंबर 2 हाइपरमेट्रोपिया, नंबर 3 आपको एस्टिग्मेटिज्म और नंबर 4 मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों जिसे आप क्या कहते हैं, सॉरी लो विजन चौथा, ठीक है ना, क्या कहते हैं, लो विजन, जरा दृष्टि दोष। और दृष्टि वैसे में था आपको एस्टिग्मेटिज्म मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। ठीक है, आशा करता हूं सभी बच्चों को बहुत मजा आया होगा इस क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा भाई हमारे साइंस से मिलता जुलता क्वेश्चन है इसलिए इसको हम करवा देते हैं। निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, धात्री महिलाएं होती हैं तथा उन्हें उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो ये कौन सा है, मिशन वात्सल्य योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पालनहार योजना। तो बिल्कुल यहाँ पर नंबर 2 जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने का, 32 का। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसके बाद में देखिएगा, ये क्वेश्चन साहब बिल्कुल करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल यानी अगस्त का ही करंट है, अगस्त का करंट है। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा है, चंद्रयान से जुड़ी हुई बातें, इससे पहले की जुड़ी हुई बातें अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो निश्चित मान के चलना है कि दोस्तों आपका ये क्वेश्चन जो है ये गलत होने वाला नहीं था। ये क्वेश्चन जो है वो गलत होने वाला नहीं था। ठीक है, 23 अगस्त 2023 के LCA यानी हल्के लड़ाकू विमान जिसका नाम है तेजस से अस्त्रा, ठीक है, तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल कौन सी थी दोस्तों, ये दृश्य सीमा से परे मार करने वाली, यानी अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सीधा आपका
यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है। इसमें से दोस्तों सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष जो विज्ञान था, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है, यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने आपको चंद्रयान के बारे में भी बताने की कोशिश की थी, ठीक है, कि भाई अगर चंद्रयान से पूछे तो कम से कम यहाँ से क्वेश्चन बने तो वो कैसा बने, लेकिन उन्होंने चंद्रयान से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन क्वेश्चन तो सब अलग ही पूछा गया है, तो इसको तो भाई बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। चलिएगा नेक्स्ट देखो दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री हरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह, एक तो टेलियोस 2 है और एक है लूम लाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वो कौन सा है। सीधा सीधा यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, सुनिएगा, सैटेलाइट टेलियोस 2 एंड लूमी लाइट, क्या दे रखा है दोस्तों, लूमी लाइट 4 were launched in April 23 from श्री हरिकोटा बाय दी लॉन्चर, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ का जो आंसर दोस्तों, यहाँ पर जो जहां पर आपको C55 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, PSLV C55, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दोस्तों आपको पेपर सॉल्यूशन भी करवा दिया है, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ पर करवाने की, ठीक है। भले ही कोई जल्दी करवा रहा है, कोई थोड़ा सा लेट करवा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है दोस्तों यही रहने वाला है। चलिएगा इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 35 नंबर का क्वेश्चन है। एक ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है तो दोस्तों ये थोड़ा सा, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया है, यानी माइनस कर रहा है, जबकि अन्य दो विमाएं वही बनी रहती हैं, यानी कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है, तो प्राप्त संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है, और ऐसा जो होता है वो किस में होता है, क्वांटम वेल में होता है। किसमें होता है दोस्तों, क्वांटम वेल में होता है, बाकी इनमें नहीं होता है। अब मैं आपको अगर इन सभी के बारे में बताऊं तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सभी जान चुके हैं कि गुरुजी इतना आप लेट मत करो, फटाफट से क्या बता दो, आंसर बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है, यहाँ पर MP3 जो होता है ये नहीं है, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। पिछली बार भी यहाँ पर एक बिट वाला क्वेश्चन था, अब की बार भी सेम वही देखिएगा दोस्तों। पीछे वाले जो पेपर्स होते हैं ना, उनको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, है ना। मैं हर बार आपसे ऑफलाइन बैचेज में, ऑनलाइन जब भी मैं यूट्यूब पर आता हूँ, मेरे जो बच्चे मेरे से जो अपना चैनल है, ठीक है, इस पे जो लाइव पढ़ते हैं, ठीक है, ऐप में लाइव पढ़ते हैं, जो हमारे कोर्स को खरीदते हैं, उनको भी मैं साफ साफ शब्दों में बोलता हूं कि आपको भाई बहुत अच्छे से पुराने जो पेपर्स हैं, जो भर्ती में आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, उनका आपको जरूर एनालिसिस करना चाहिए, एक स्ट्रेटजी के साथ में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तभी जाकर के दोस्तों आपको उनमें से 2 से 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल यूं के यूं रखे हुए मिल जाते हैं। साथ में आपको पेपर भी समझ में आता है, पेपर का लेवल समझ में आता है कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है, इर्द गिर्द ही बनता है, ऊपर नीचे, या 5-7 लाइन ऊपर या 5-7 लाइन नीचे से क्वेश्चन बनता है। एक आपको मालूम ये पड़ता है कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो दोस्तों देखिएगा, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई, और उसके बाद में फिर हम बड़ी इकाई की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको नंबर 1 क्या लेना है, बिट लेना है। नंबर 2 पे अगर दोस्तों मैं बात करूं तो आपको लेना है बाइट, बिट के बाद में बाइट। अगर दोस्तों तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में लेना है किलो बाइट। चौथे नंबर पर दोस्तों मैं बात करूं तो आपको लेना है, क्या लेना है, पहले बिट ले लिया, दूसरे नंबर पर बाइट ले लिया, तीसरे नंबर पर दोस्तों हमने किलो बाइट ले लिया, चौथे नंबर पर हमने मेगाबाइट ले लिया, ठीक है, मेगाबाइट, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हमने 5वें नंबर पर क्या ले लिया, गीगाबाइट, क्या ले लिया, गीगाबाइट, ये सॉरी 5वें नंबर पर, और 6ठे नंबर पर हमने क्या ले लिया, टेराबाइट ले लिया है, ठीक है। तो विशेष रूप से याद रखना, यहां पर जो नंबर 2 ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी एक अच्छे लेवल का था, पिछली बार भी क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर में था आपका प्री में, वो यहीं से था, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। चलिएगा अगले क्वेश्चंस को लेकर के बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये तो मैंने आपको देखिएगा, रक्त सारणी को जो जूनियर अकाउंटेंट की महामैराथन है,
उसमें भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। पूरी रक्त सारणी, पूरा जो दोस्तों ब्लड वाला टॉपिक है, जहां से मैंने आर्टरीज, ठीक है, वेन्स हैं, आर्टरीज वेन्स क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, पल्मोनरी वेन क्या होती है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, पल्मोनरी वेन है। एकमात्र शरीर की शिरा है जिसे अपन क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो दोस्तों इसके बाद में रक्त क्या होता है, ठीक है, रक्त से जुड़ी हुई दोस्तों सभी बातें, रक्त समूह क्या है, रक्त समूह से सारणी कैसे है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, ठीक है। पिछली बार तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था वो आरएच फैक्टर से था, लेकिन अब की बार सीधा सीधा आरएच कहाँ से दोस्तों, जो रक्त समूह है उसकी सारणी से क्वेश्चन पूछा गया है। और जो मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई जो तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों, हालांकि मेरा ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं आप कहोगे कि सर क्या आपको ऐसा मालूम रहता है कि यह क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल सर, आप तैयार रहना, किसके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। आपको रक्त सारणी से 100+1% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो मिलेगा, ठीक है। आके बाद में कहना क्या बात है सर, आपने तो बिल्कुल सही कहा था। बिल्कुल जी, मैं सही कह रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, और जूनियर अकाउंटेंट वाले जो है ना वो भी तैयार रहें, और आरएएस वालों के लिए भी मैंने बोला था कि भाई आप तैयार रहना, यहां से एक क्वेश्चन आपको 100+1% देखने को मिलेगा। और साहब मिल गया है। देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन का जो प्रारूप है ना इसको चेंज किया गया, और कई सारे बच्चे हैं वो इसमें थोड़े से हो सकता है कि पागल हो गए हों। कैसे, ब्लड ग्रुप दे रखा है सर, ओ दे रखा है वाला एक व्यक्ति है, और लाल रक्त कोशिकाओं में निहित जो समूहजन यानी एग्लूटिनोजन कह रखा है, यानी आपको एंटीजन ही मानना है इसको, ठीक है। तो सीधी सीधी सी बात है भाई, जो वैज्ञानिक है कौन, आरएच, जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की है, रक्त समूह की जो खोज की है, कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले एबीसी रक्त समूह की खोज की थी, लेकिन सी रक्त समूह में किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं थे, ठीक है, इसलिए इसको ओ रक्त समूह बना दिया गया था। तो यहां पर साफ साफ शब्दों में आपको कह दिया गया है कि न तो ए और न ही बी, बिल्कुल बी, यहां पर जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38। बताइएगा और आपको क्या चाहिए इसमें से, इससे ज्यादा अगर कुछ आपको चाहिए तो दोस्तों क्या, बिल्कुल आपको एज इट इज अपनी लाइव क्लास से, अपने यूट्यूब की क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इससे ज्यादा और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ठीक है। चलिएगा भाई, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, 18, 19, 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन यहां से मिले हैं, 18 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने 18 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है, निश्चित मान के चलना कि दोस्तों 40% क्या, वो तो बहुत अच्छे लेवल से पास होने वाले हैं, ठीक है ना, उनका तो डबल लेवल बनेगा। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? अरे दोस्तों ये लगभग मैंने 100 के आसपास डिजीज पढ़ाई, जिसमें मैंने बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से, प्रोटोजोआ से, उनमें से सबसे पहले दोस्तों अपन ने जहां पर किसकी बात की थी दोस्तों, याद करो, बैक्टीरिया जनित रोगों की बात की थी कि टिंकू की सीढ़ी में बनी है पटाखा। देखिएगा वहां पर मैंने लिखा था टिंकू की सीढ़ी में, इधर लिख देता हूं मैं, टिंकू की सीढ़ी में, ऐसे लिखा था, टिंकू की सीढ़ी में बनी है पटाखा, टिंकू की सीढ़ी में बनी है पटाखा, ठीक है, ये लिखा था। चलो इसी से इस क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। ये तो जीवाणु जनित रोग है, टिटनेस और क्या भाई, टीबी, कुसे कुष्ठ रोग, है ना, कहीं पर भी देखना, कहीं आ जाए तो नाम लिख देना कि यहां पर साइलेंट था। सी से सिफिलिस था, सिफिलिस कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा सर, ठीक है। उसके बाद में डी से क्या है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया सर ये दे रखा है, ये है ना, तो ये तो जीवाणु जनित है, ये तो होगा ही नहीं, हम तो सिर्फ जीवाणु जनित को ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद में वैसे बोटुलिज्म, बोटुलिज्म भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, निमोनिया भी नहीं दिखाई दे रहा है, हैजा कहीं दिखाई दे रहा है सर, नहीं दिखाई दे रहा, ये निमोनिया ये रहा, तो निमोनिया भी जीवाणु जनित में सब नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में पैसे क्या दे रखा है, प्लेग भी दे रखा है, ये प्लेग भी दे रखा है, ये भी नहीं होगा, तो सब डे कहां पर आएगा, अरे रेखा हमें हिट करके पोइचे मारने के लिए छोड़ गई थी, छोड़ गई थी भाई, छो से क्या लिखवाया था आपको, स्मॉल चिकन पॉक्स, छोटी माता, और छोटी माता के जस्ट बाद मैंने क्या करवाया था, डेंगू, क्या करवाया था, डेंगू एडिस एजिप्टी करवाया था कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल करवाया था, और ये रहा साहब आपका आंसर, ठीक है, करवाया था कि नहीं, ये रहा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आपको वायरस जनित रोग मिलेगा, और यही पूछ रहा है, नहीं यही पूछ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, है ना।
तो और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बनते रहेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करो दोस्तों। ये जो 40 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये पिछली बार भी पूछा गया था। पिछली बार भी ये यूं ही पूछा गया था कि मलेरिया की जो सबसे खतरनाक प्रजाति है, पिछली बार तो दोस्तों प्लाज्मोडियम को पूछा गया था कि मलेरिया का जो रोगवाहक होता है वो कौन सा है। मलेरिया का रोगवाहक कौन सा था? प्लाज्मोडियम था। ठीक है, और अब की बार दोस्तों आप जानते हैं कि मलेरिया जो होता है इसकी 4 प्रजाति होती है, मलेरी, ओवेली, फैल्सीफेरम और वाइवेक्स। लेकिन फैल्सीफेरम जो है वो सबसे खतरनाक होती है, सबसे डेंजरियस होती है। ठीक है, स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम विच क्यूजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, सर ये दे रखा है ना फैल्सीफेरम। बोलो आपका आंसर है करेक्ट होगा कि नहीं? सर होगा, क्योंकि इसको भी साहब मैंने जब आपको डिजीज पढ़ाई, बिल्कुल दोस्तों एक एक शब्द आपको मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। वहां पर जब आरएस में यहां से क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं तो आपके जूनियर अकाउंटेंट में कैसे निकलेंगे? और नीचे से जो पेपर होने वाले हैं जैसे कि पटवार है, एलडीसी है दोस्तों, आने वाला जो आपका रीट का एग्जाम है, आने वाली जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर हैं, सेकंड पेपर में जो स्पेशल साइंस है, अन्य दोस्तों जो सेंटर की भर्तियां हैं, ठीक है, एमपी टेट है, यूपी टेट है, जहां पर भी दोस्तों साइंस को पूछा जाता है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिलेगा जहां पर साइंस को पूछा जा रहा है और मैंने यहां पर यूट्यूब पे जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए उनमें से क्वेश्चन नहीं हो। आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिएगा साहब, इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप। 41 नंबर का क्वेश्चन है, क्या एनटीयू मापने की इकाई जो है वो क्या है? जी सर, सबसे पहले एसिडिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, प्रेशर ऑफ वाटर, और इसके बाद में दे रखा है टर्बिडिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पर टर्बिडिटी ऑफ वाटर है ना, ये आपका सर करेक्ट आंसर होगा, जल की आविलता। ठीक है जी, एनटीयू मापने की इकाई है। क्लियर है? इसके बाद में अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता? सर लाइकेन नहीं उगता। कौन नहीं उगता? लाइकेन। लाइकेन को दोस्तों अपन क्या कह सकते हैं? सर लाइकेन को हम शैवाल, इसका भाई शैवाल। और दोस्तों यहां पर क्या देखो, जिम्नोस्पर्म, सूडोमोनास दे रखा है, लेकिन कवक और शैवाल के बीच का जो सह सिम्बायोसिस है, ठीक है, वो कौन है दोस्तों? लाइकेन। शैवाल प्लस कवक का दोस्तों ये क्या है? सह जीवन है, सिम्बायोसिस है, कौन है? लाइकेन। तो निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगते हैं? सर लाइकेन बिल्कुल भी नहीं उगते हैं, तो लाइकेन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 42। चलिएगा दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और साफ साफ शब्दों में दोस्तों ये 11वीं की जो एनसीईआरटी है, 11वीं की एनसीईआरटी में साफ साफ उठा रखा है। और कहां से उठा रखा है? सीधा जो सवाल और कवक वाला जो टॉपिक है, उसके बाद में जो लाइकेन दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है, उसमें से सीधा ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो जिन बच्चों ने 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी को एक बार देखा था, उनका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता था। ठीक है, चलिएगा साहब, इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, ये राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट जोधपुर, फरीदाबाद, त्रिअंतपुरम, न्यू दिल्ली। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, यानी मैं अनुत्तरित, मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो ये भी अनिवार्य था, अगर नहीं किया हो तो ये आपको जरूर करके आना था, अगर नहीं करके आए तो ये क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। जी, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? सर ये तो कहां पर है? त्रिअंतपुरम। कहां पर स्थित है? त्रिअंतपुरम, बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है और साथ में करंट का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिएगा साहब, त्रिअंतपुरम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों क्या मैंने आपको प्रोटीन नहीं पढ़ा रखा? बिल्कुल सर, मैंने तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ाया है, मैंने तो आपको फैट भी पढ़ा रखा है, मैंने तो सर प्रोटीन भी पढ़ाया है, और मैंने तो भाई विटामिन भी पढ़ा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है अब की बार हमारा कि आरएस ने क्या नहीं पूछा, कार्बोहाइड्रेट से, है ना, और किससे? विटामिन से क्वेश्चन नहीं पूछा। अरे पिछली बार तो आरएस ने सीधा यहां से क्वेश्चन पूछा था कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइएगा, तो सर बी व सी होता है। बिस्लरी की बोतल का बहुत अच्छे से उदाहरण देके बता रखा था। लेकिन सर अब की बार प्रोटीन से पूछा गया है। मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया था कि प्रोटीन जो होता है यह जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, और ध्यान रखना यह जो होते हैं 20 प्रकार के एमिनो एसिड से 1 लाख इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। साथ में ये क्या करते हैं हमारे शरीर में दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ क्या करते हैं? कोशिकाओं की जो टूट फूट होती है इनकी मरम्मत करने का भी कार्य करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, मस्त बनाए रखते हैं। तो प्रोटीन के संदर्भ में आपको गलत कथन चुनना है दोस्तों।
इसको गलत कथन को चुनना है। और लास्ट में मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत भाग, कुल भार का कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं दोस्तों, 15% भाग बनाते हैं। कितना? 15% भाग। लेकिन यहां पर तो भाई साफ साफ शब्दों में कितना दे रखा है? 30% भाग बनाते हैं। तो क्या ये सही होगा? क्या बिल्कुल सही नहीं होगा साहब, यही तो क्या है, गलत है। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं, बिल्कुल सर सही कहा है आपने। हम प्रोटीन जंतु तथा पादप स्रोतों से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। जी सर, ये भी बात मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन ये है क्योंकि यह हमारे शरीर का 15% भाग है, ना कि 30%। बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों 44 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, आशा करता हूं कि दोस्तों बहुत अच्छे से आपका यह क्वेश्चन सोल्व हुआ होगा और आपने इसमें 1% भी नहीं सोचा होगा कि भाई इसका लेकिन किंतु परंतु से जवाब दिया जाए। देखिएगा दोस्तों 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन माना गया है? यानी एक तो परंपरागत साधन होते हैं, एक गैर परंपरागत साधन होते हैं। तो परंपरागत साधन दोस्तों हम किसको कहते हैं? उनको कहते हैं जो जिनका उपयोग हम सदियों से करते आ रहे हैं, ठीक है, और इनको करने के लिए हमें किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई नई विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो लेकिन गैर जो साधन होते हैं, गैर तकनीकी साधन, वो उनमें क्या करें दोस्तों? नवीकरणीय संसाधन, जिनको करने के लिए दोस्तों एक नवीन तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें दोस्तों आप जैसे कि एलपीजी है, सीएनजी है, ठीक है, इनको आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन दोस्तों, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। गोबर गैस है ना, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो ये सौर ऊर्जा है, इमारती लकड़ी है, पवन ऊर्जा है, ये तो सब प्राकृतिक हो गए। लेकिन गैर को पूछ रहा है भाई, किसको पूछ रहा है? गैर, है ना, गैर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पूछ रखा है। ठीक है, तो गैर में क्या आ जाएगा सर? जीवाश्म ईंधन आ जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और साफ साफ शब्दों में मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैं तो यूट्यूब पे भी जो पढ़ा रहा था ना, बिल्कुल आपको बस परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों के बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऊपर से जरूर बोल के गया था, और वहां से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों ये आपको कहां पर पढ़ाया गया था? मैंने जब आपको क्या पढ़ाया था दोस्तों, याद करिएगा, जब मैंने आपको ऊर्जा टॉपिक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था भाई? ऊर्जा। ऊर्जा टॉपिक कहां पर दोस्तों? फिजिक्स में पढ़ाया था। तो फिजिक्स में से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया ऊर्जा टॉपिक से। लेकिन साफ साफ शब्दों में दोस्तों मैंने जहां पर जोर दिया था, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर दिया था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और ऊर्जा के प्रारूपों को मैंने बताया था, जैसे कि विद्युत जनित्र है, डायनेमो है, ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। ऐसे जो क्वेश्चन थे इनके बारे में मैंने बात की थी, बहुत अच्छे से बात की थी। लगभग 14-15 क्वेश्चन आपको लिखवाए थे जो दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं पहले, ठीक है, बन रहे हैं और बनने की जो संभावनाएं रहती हैं उनके बारे में थोड़ा सा विशेष फोकस किया था। और यहां से तो मैंने चलते हुए बातें की थी, लेकिन उन चलती हुई बातों में से भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है दोस्तों। जो विद्यार्थी इसको बहुत सरल तरीके से पढ़ के गए थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसका जवाब दे दिया होगा। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद में देखो क्या दे रखा है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमादित जो उत्पादन होता है दोस्तों कितने प्रतिशत होता है? यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा भाई? यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा गुरुजी? 20% करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन दोस्तों 21% है का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन, सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया गया है, बाकी और कुछ भी नहीं किया गया। अरे दोस्तों कितना प्रतिशत है? 20% है। अरे 70% कुछ बच्चे आंसर दे के आ रहे, क्या मतलब है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है दोस्तों, सीधा पता है आपको। अरे भाई जब पृथ्वी का प्रथम चरण था, जब मैंने ओरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति को लेकर के आपको टॉपिक पढ़ाया था इस यूट्यूब पर, तो वहां पर पृथ्वी के प्रथम चरण में जो गैसों की प्रतिशत मात्रा थी वहां पर मैंने पढ़ा रखा था 20.93%, 95% मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन इसको हमने सुविधा की दृष्टि से आज के लिए इसको कितना माना है दोस्तों? 21% माना है। वहां पर मैंने नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो N2 का प्रतिशत वो कितना पढ़ा रखा था दोस्तों? 78.08%। लेकिन आपको इसको 78 मानना है, 78 मानना है। और यहां पर ये क्वेश्चन आपको कितना मिल गया है दोस्तों? 20%। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी, आशा करता हूं कि मेरे साथ में
जो भी मेरे साथ यूट्यूब पर लाइव रह करके पढ़े थे, ठीक है, या फिर मेरे ऐप को पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार से दोस्तों मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो मेरे बच्चे ऑफलाइन बैचेज में मेरे साथ में जुड़े हैं, उनको दोस्तों हूबहू अपनी क्लास नोट से ट्यूशन देखने को मिले हैं। आशा करता हूं कि आप भी दोस्तों आगामी भर्तियों के साथ में मेरे साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ साइंस दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, इसलिए पढ़ता हूं ताकि जो पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाए। उन्हीं के आधार पर दोस्तों आपको तैयारी करवाई जाती है। एनसीईआरटी की बुकों से पेपर बनता है, उनको उठा करके दोस्तों मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। इससे ज़्यादा दोस्तों मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन जो मेरे ऑफलाइन बेसिस विद्यार्थी थे, मेरे से यूट्यूब पे जुड़े थे, मेरे से ऐप के माध्यम से जुड़े थे, ठीक है, और कभी पुराने ज़माने में जो मेरे साथ में पढ़े हुए थे, ठीक है, वो सभी प्यारे विद्यार्थी आज मेरे को सर कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आपके नोट से क्वेश्चन हमें मिले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप भी आगामी भर्तियों के साथ में मेरे साथ में आशीष सर के साथ में जुड़ेंगे, ठीक है, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, समय हमारे पास इतना नहीं है कि उसको हम और ज़्यादा बढ़ा सके। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।